हेलो, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। जो बच्चे अभी भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। थोड़ा सा कम समय है आपके पास और अच्छे तरीके से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के वीडियो में हम विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स हमने इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और 4 में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की इकाई बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होगा विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट चालकता के बारे में मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कप्पा। ये क्या है? कप्पा से डिनोट करते हैं। और कप्पा का एक फार्मूला होता है, कप्पा इक्वल टू होता है जी इंटू सेल स्थिरांक। इसी से हम निकाल लेंगे इसका मात्रक क्या है या इकाई क्या है। जी क्या है? जी बराबर 1/r होता है, जो कि प्रतिरोधक का उल्टा होता है। तो कप्पा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/r। और सेल स्थिरांक को हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो एक्स इक्वल टू यहाँ होता है L/A। क्या होता है? L/A। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r इंटू L/A। तो इसी से आप जो है इसका इकाई निकाल सकते हैं। आर का मात्रक होता है ओम, तो 1/ओम हो जाएगा। इंटू लंबाई की मात्रक होता है सेंटीमीटर, अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यानी इसका जो मात्रक होगा वो होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये होगा इसका मात्रक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स, गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, ये हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। चौथा ऑप्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर ओम, ओम इनवर्स होगा। तो हमारे तो ओम इनवर्स जिसमें 3 में है, 3 में 2 नहीं है, एक होगा सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दिया है, सेम सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विलयन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम CuSO4 उपस्थित है की तुल्यांकी चालकता दी गई है। तुल्यांकी चालकता 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। तुल्यांक इनवर्स यानी तुल्यांकी चालकता की जो हम मात्रा है, याद रखना, जिसकी चालकता होगी। तो यहाँ पर आपसे चालकता पूछ रहा है। मैंने आपसे कहा था जब भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल के बारे में ही बात करेंगे और आगे भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्या है कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया है। जो बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल सर मुझे कम समझ में आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय इस वीडियो में, ठीक है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम नोट कर लेते हैं क्या दिया गया है। तुल्यांकी चालकता यानी लेमडा इक्वलेंट इक्वल टू 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, ये आपका दिया गया है। उसके अलावा इसमें दिया गया है मात्रा दी गई है, वेट दिया गया है। वेट कितना दिया गया है? 2.54 ग्राम, ये दिया गया है। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बतानी है सबसे पहले आपको, तो मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या निकालने का आपको तरीका मैंने बताया है कि जब यहाँ पर मोल प्रति लीटर दिया गया इतने ग्राम, इसका मतलब ये नॉर्मलता यहाँ बात कर रही है, 1 लीटर में नॉर्मलता की बात करते हैं। तो भार बटे अणुभार होता है, लेकिन यहाँ पर होगा भार बटे तुल्यांकी भार। मोलों की संख्या यहाँ से निकलेगी। इसका भार कितना है? 2.54। और CuSO4 का यहाँ पे जो तुल्यांकी भार होगा वो हो जाएगा 254 इंटू 100। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 ये मोल आ जाएंगे।
कॉपर सल्फेट की मोलों की संख्या इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, मैं इसको ब्लैक कलर से लिखता हूँ। फार्मूला क्या होता है? लेमडा इक्वलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान क्या होता है? नॉर्मलता होता है। तो इसी नॉर्मलता के लिए मैंने मोलों की संख्या निकाली है। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पहला रीअरेंज कर लेते हैं। हमको क्या निकालना है? चालकता निकालनी है, यानी कि ये मोलर चालकता। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इक्वलेंट इंटू नॉर्मलता अपॉन 1000। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते, थोड़ा जगह कम है ना, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेमडा वन इक्वलेंट कितना दिया गया? 91 इंटू नॉर्मलता जो दी गई है, कितनी दी गई है? 2.54। 2.54 ये इसकी नॉर्मलता दी गई है ना। अपॉन यहाँ पर नॉर्मलता रखेंगे। जब नॉर्मलता कैलकुलेट करेंगे तो इसका फार्मूला 1000 में होता है अपॉन में। तो नॉर्मलता के लिए 2.54 अपॉन जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 159 होगा, तो यहाँ रखेंगे 159 अपॉन 1000। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है? नॉर्मलता की। इतनी वैल्यू जो दी गई है, इन नॉर्मलता की दी गई है। नॉर्मलता की वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसका भार निकालते हैं, मोलों की संख्या, है ना। इस तरह से निकालते हैं। मोलों की संख्या को मैंने यहाँ निकाल लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 462.8 अपॉन में आएगा 159 इंटू 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.00290। जब आप इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉइंट अगर यहाँ खिसका ले दो 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 नौ के बीच में, तो गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने किया क्या है, इसमें मोलों की संख्या यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन क्या है? 2.9 इंटू 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 2.4 इंटू 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1.8 इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 3.6 इंटू 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर आपको ये लेमडा इक्विवेलेंट की वैल्यू दी गई है, वेट दिया गया है इसका, है ना। तो कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन तुल्यांकी भार। ये आपका नॉर्मलता निकल आएगा। तुल्यांकी भार निकालने का मैंने फार्मूला आपको यहाँ बता दिया। वेट इतना है, तुल्यांकी भार ये है ना। तो ये इस तरीके से आप वैल्यू पुट करेंगे, अपॉन 1000 करेंगे इस फार्मूले के हिसाब से, तो आपका 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए आप, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेल अभिक्रिया। क्या क्वेश्चन है? सेल अभिक्रिया Zn+2Ag प्लस Zn2 प्लस 2Ag का सही प्रदर्शन है। सही मतलब, जैसे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम सेल को? तो हमने आपको बताया था कि लोन से आप लोग याद रखेंगे। कैसे? लोन से। लोन का मतलब क्या है? LOAN। लोन का मतलब लेफ्ट लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम देखें, अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आएगा Zn Zn2 प्लस, डबल लाइन खींचेंगे, भाई बताते हैं डबल लाइन सिंगल लाइन क्या है। ये Ag2 प्लस और इससे बनेगा Ag। तो ये क्या है? ये जो सिंगल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सिंगल लाइन, ये इलेक्ट्रोड है। और डबल लाइन जो दिख रही है, ये क्या है? साल्ट ब्रिज है। क्या है ये? साल्ट ब्रिज है। ओके, ये भी इलेक्ट्रोड है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देख लेते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। Ag प्लस Zn Zn2 प्लस, नहीं, ये नहीं होगा।
Zn प्लस Ag प्लस, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 2Ag नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। और चौथा ऑप्शन होगा Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर क्या होता है? PbO2 घुलता है, लेड नाइट्रेट इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमता है, H2SO4 पुनः बनता है, अम्ल की मात्रा घटती है। देखिए, जो सीसा संचायक सेल होता है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सीसा संचायक सेल क्या होता है। ये एक प्रकार का द्वितीयक सेल है और इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। जो आपके घरों में इन्वर्टर वाली बैटरी लगी होती है, वो एक प्रकार का सीसा संचायक सेल की तरह कार्य करता है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम सेल को पुनः आवेशित करते हैं, जब लाइट चली जाती है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी बनती है। हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, लाइट पंखा सब चलाते हैं। लेकिन जब लाइट आ जाती है तो फिर से बैटरी चार्ज होने लगती है, यानी आवेशित होने लगती है। और जब आवेशित होने लगती है तो क्या होता है? जब आवेशित होने लगती है तो H2SO4 पुनः बनता है। ये पुनः कैसे बनता है? तो कैसे इसको हम देखेंगे। जैसे कि रिएक्शन होती है 2PbSO4 प्लस 2H2O, जो उसमें H2O ऐड करते हैं, पानी खत्म हो जाता है, तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है और ये Pb बनाता है, प्लस साथ में 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस बनाता है। क्या बनाता है? 4H प्लस बनाता है और 2SO4 माइनस बनाता है। साथ में यहाँ पर क्या निकलता है? PbO2 भी निकलता है, जो कि हमने बताया था कि Pb और PbO2 मिलकर के कैथोड का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो HSO4 2 माइनस है ये, और 4H प्लस, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? 2H2SO4 बनाते हैं। तो इस तरीके से जब आवेशित किया जाता है तो H2SO4 का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका PDF आपको ABS की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जाकर के आप फ्री में ज्वाइन करिए, आपको फ्री में सारे PDF मिलेंगे। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके क्वेश्चन में पेपर में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नष्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, लगाइए इसको, तुरंत लगाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नष्ट के बिना पेपर होता ही नहीं है, ठीक है। तो नष्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बने रहना है, इस क्वेश्चन पे निगाह गड़ा रखना है। और भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस बने रहिए आप इस वीडियो में। अथवा करके क्या क्वेश्चन आता है? नष्ट समीकरण क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध आ सकता है। नष्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नष्ट समीकरण लिखिए तथा इसकी उपयोगिता बताइए, उपयोगिता क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको अगले स्लाइड में देखते हैं। हेडिंग बनाएंगे नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण, देखिए नष्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अर्धशैलेब की इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट करने के संबंध में ई नॉट और ई के बीच में एक संबंध बताया था। किसके लिए? अर्ध सेल के लिए। एक अर्ध सेल के लिए, मतलब चाहे वो ऑक्सीकृत हो रही हो चाहे अपचयित हो रही हो। इसको मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं। देखिए, इन्होंने जो समीकरण दिया था, ई इक्वल टू ई नॉट ई ओपी इक्वल टू ई नॉट ओपी माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट, ये दिया था। अब इसी तरह से हम अर्ध सेल किसके लिए? अपचयित होने वाले के लिए लिख लेते हैं। ई आर पी इक्वल टू ई नॉट आर पी प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई नॉट ओपी इक्वल टू होता है ई नॉट आर पी, तो यहाँ हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट। यहाँ पे हमको पता है कि जो लॉग बेस ई होती है, लॉग बेस ई की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10, ये वैल्यू होती है लॉग ई की। तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा?
ई ओ पी इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 यहाँ हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट। इसी तरह से हम ईआरपी के लिए लिख लेते हैं, ईआरपी इक्वल टू ई नॉट आर पी प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट लॉग बेस 10 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर टी अपॉन एफ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.59, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम एक और समीकरण लिख रहे हैं, जरा ध्यान से गौर करिएगा क्या मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ। ई नॉट ई ओ पी इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 0.059 होगा, 0.059 अपॉन एन होगा लॉग बेस 10 अप इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट, इस तरह से लिखेंगे। और इसी तरह से क्या होगा 0.59। तो इसी तरह से आप ई नॉट आरपी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ई ओ पी इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सीकृत इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, ऑक्सीकृत इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट ओ पी बराबर क्या है, मानक, इसको ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, मानक ऑक्सीकरण कह देते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसी तरह से इधर मैं लिख रहा हूं, ई आर पी क्या है, यह है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट आर पी क्या है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। उसके अलावा आर क्या है, मोलर गैस नियतांक है, ये मोलर गैस नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 होती है ना, प्रति केल्विन प्रति मोल, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। टी क्या है, तापमान है, ताप है जिसको केल्विन में डिनोट करेंगे। उसके अलावा एन क्या है, ऑक्सीकृत या अपचयित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑक्सीकृत व अपचयित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है संख्या, एफ क्या है, फैराडे नियतांक। क्या है, फैराडे नियतांक, वैल्यू क्या होती है 96,500। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीकृत अवस्था में विलयन की सांद्रता, एक की मैं लिख दे रहा हूं, ऑक्सीकृत अवस्था में विलयन की सांद्रता है, ये क्या है, सांद्रता। तो इस तरीके से हम नष्ट समीकरण बता देते हैं। नष्ट समीकरण में क्या करते हैं कि नष्ट समीकरण में इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट कर सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सांद्रता क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनली जो दिया था इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करने के लिए नष्ट ने समीकरण को दिया था अर्धशेल की। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। तो हेडिंग बनाएंगे फैराडे का द्वितीय नियम।
फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें उन्होंने कहा था कि यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो आयनों के, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होंगे। क्या होंगे? ग्राम तुल्यांक मुक्त होंगे, अर्थात W अपॉन E इक्वल टू IT अपॉन 96,500। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो गया, जहां पे W क्या है? विद्युत अपघट का भार है। क्या है? विद्युत अपघट का भार है। ई क्या है? ग्राम तुल्यांक है। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, उसका जो परमाणु भार होगा और मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, उसी से हम पता करते हैं। आई बराबर क्या है? धारा है। टी बराबर क्या है? समय है। ठीक है, आई होप ये द्वितीय नियम आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि यदि विभिन्न, जैसे मान लीजिए अलग अलग विद्युत अपघट के विलयन लिए, एक ये, अलग अलग लिए मैंने, और इसमें समान विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए। अलग अलग विलयन में अलग अलग विद्युत अपघट के विलयन है, कोई NaCl है ना, KCl है, तो इस तरह से अलग अलग, और समान इसमें आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो आयन होंगे उनका ग्राम तुल्यांक क्या होगा? समान होगा। अगर समान आवेश होंगे तो समान ग्राम तुल्यांक होगा, इकट्ठा होगा वहां पर। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 0.20 m मोलर KCl विलयन की चालकता 0.025 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल में गिवन दैट नोट किया जाता है। तो गिवन दैट क्या दिया गया है? कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.20 मोल दिया गया है, मोलर। चालकता दी गई है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता मतलब होता है कि यहां पर आपका दिया गया है कप्पा। क्या दिया गया है? कप्पा दिया गया है। विशिष्ट चालकता क्या है? कप्पा है। तो कप्पा कितना दिया गया? 0.025 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर चालकता कैलकुलेट कर रहा है कि लेमडा एम आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम का मतलब क्या है? वो मोलरता है। अब इतने मोलरता यहाँ पे दी है तो वैल्यू रखेंगे। 0.025 इंटू 1000 अपॉन में सी है 0.20। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली बात तो अगर हम यहाँ एक जीरो बढ़ाएं तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो आगे कितना बचा? अब ये 250, 250/2, यानी कि आंसर कितना आ गया? 125। कितना आ गया? मोलर चालकता कितनी आ गई? 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका आंसर है। इसको मैं अलग कलर से बता देता हूँ। ये आपका आंसर है। डायरेक्ट आप फार्मूले पर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फार्मूला था। लेमडा एम क्या है? मोलर चालकता है। लेमडा एम क्या है? मोलर चालकता है। कप्पा इंटू 1000, कप्पा की वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट किया मैंने, पॉइंट से पॉइंट हटाया, लेकिन एक जीरो बढ़ाने के बाद
फिर 2 0 कट गए, फिर इसको जो मल्टीप्लाई किया गया 10 से तो 250 आ गया, 250/2 इक्वल टू 125। अच्छे से मैंने इसको समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखिए, विद्युत वाहक बल मैंने आपको बताया था, चाहे विद्युत वाहक बल कहो और चाहे इलेक्ट्रोड विभव कहो। तो मैंने आपको बताया था, जब किसी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विद्युत अपघट्ट का विलयन की सतह और इलेक्ट्रोड की सतह के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। अब एक सेल दिया गया है, Cu से Cu2 प्लस बन रहा है, Ag से Ag प्लस से Ag बन रहा है, ये साल्ट ब्रिज है ना। तो इस सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना करना है। विद्युत वाहक बल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड प्लस ई एनोड, है ना। तो यहां पर मान लीजिए मानक अपचयन दिया गया है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ई नॉट, मानक विद्युत वाहक बल होगा यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह से आएगा क्वेश्चन। तो ई नॉट किसके लिए पहले करेंगे? Cu2 प्लस से Cu बना प्लस सी ई नॉट Ag प्लस से Ag बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Cu से Cu2 प्लस बन रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसका अपचयन हो रहा है, लेकिन दोनों जो वैल्यू दे रखी हैं अपचयन विभव की दे रखी है। किसकी दे रखी है? अपचयन की। तो मैंने आपको बताया था एक तरफ एनोड होता है। क्या होता है? एनोड। तो एनोड ये वाला है, लेफ्ट साइड वाला, मैंने आपको लोन से याद करने के लिए बताया था। ये क्या है? एनोड है। एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ये तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे अपचयन की वैल्यू दी गई है। तो हमको पता है ई नॉट ओपी बराबर क्या होता है? माइनस ई नॉट आरपी होता है। आरपी होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो इस वैल्यू को हम माइनस में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। याद रखना मेरी बात को, यह ऑक्सीकरण हो रहा है और यह अपचयन हो रहा है। तो माइनस में वैल्यू कौन होगी? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि Cu2 प्लस Cu, क्योंकि इसका अपचयन का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पर इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपचयन की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस में वैल्यू रखेंगे। क्यों? क्योंकि ई नॉट ओपी इक्वल टू माइनस ई नॉट आरपी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर, देखिए एजी से एजी प्लस का तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो अपचयन तो ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो Cu से Cu2 प्लस हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन मानक अपचयन वैल्यू दे रखी है ना। तो याद रखना एनोड, ये एनोड का है, लेकिन अब ये कह रहा है कि एनोड पे तो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण हो नहीं रहा है, ऑक्सीकरण की वैल्यू ही नहीं दी रखी है। तो हमको एक रिलेशन पता है, ई नॉट ओपी बराबर माइनस ई नॉट आरपी। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ई नॉट Cu2 प्लस से Cu और प्लस हो जाएगा ई नॉट Ag प्लस से Ag। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर। तो ई नॉट Cu प्लस की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये माइनस, ये प्लस में दे रखा है, प्लस 0.34 प्लस आगे कितना दे रखा है? 0.80। अब आगे जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ ई नॉट सेल या ईएमएफ कह लो बराबर ई सेल बराबर ईएमएफ ही होता है। तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 0.34 प्लस 0.80। तो यहाँ जब 80 से 0.80 से 0.34 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। यहाँ पर 7 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 4। यानी आया 0.46, 0.46 वोल्ट आ गया। ये आपका ईएमएफ, ई सेल को ही मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई नॉट सेल बराबर हो गया ईएमएफ। क्या हो गया? ईएमएफ। ठीक। तो इस तरीके से आपका
राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि माइनस में क्यों होगा जबकि दोनों वैल्यू प्लस में दे रखी है। माइनस में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एनोड की वैल्यू दी रखी है। अब यहाँ एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, लेकिन यहाँ अपचयन की वैल्यू दे रखी है। यही आपको दिमाग में रखना है पेपर में। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ डायरेक्ट आप रख दोगे तो प्लस कर दोगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा, आंसर दूसरा आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, लेकिन यहाँ अपचयन की वैल्यू दे रखी है। तो अपचयन करने के लिए हमको पता है ई नॉट ओपी बराबर होता है माइनस ई नॉट आरपी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लघुत्तरी फर्स्ट टाइप का जो कि 3 नंबर का होता है। CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया। 450 सेकंड तक क्या किया गया? विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करो। यहाँ पे द्रव्यमान वाला क्वेश्चन आ गया, इसकी गणना करना है आपको। तो सबसे पहले मैंने कहा था आप क्या नोट करना है? गिवन दैट। गिवन, मैं यहां से लिखता हूं गिवन दैट क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आई दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है ना? टी दिया गया है 450 सेकेंड। क्या दिया गया है? 450 सेकेंड दिया गया है। कैलकुलेट करना है क्या? एम कैलकुलेट करना है, इसका द्रव्यमान यानी कि डब्लू कैलकुलेट करना है। डब्लू कैलकुलेट करना है और हमको पता है क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। तो यहाँ पे आई 2 है और टी की वैल्यू 450 है, तो ये हो जाएगा 900। डायरेक्ट 900 रख देंगे, है ना? तो हमारे पास एक फार्मूला होता है W अपॉन ई इक्वल टू आई टी अपॉन 96,500। हमारे पास ये फार्मूला होता है ना? लेकिन यहाँ पर हमको ई कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा? ई कैलकुलेट, ई नहीं दिया गया है। ई का मतलब होता है बटे भार बटे क्या होता है? आयन, आयनों की संख्या। आयनों की संख्या। भाई CuSO4 टूटेगा ना, देखिए ये जो CuSO4 है, ये जब ब्रेक होगा तो Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना? तो भार कितना होता है इसका? परमाणु भार, यहाँ पे परमाणु भार, परमाणु भार इसका कितना होता है? 63 होता है बटे 2 वैल्यू रखेंगे, है ना? तो इस तरह से यहाँ रख लेंगे। तो आगे हम वैल्यू पुट करते हैं। डब्लू कैलकुलेट करना है, ई इधर हम लेके जाएंगे, ई इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा डब्लू इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96,500। इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा ई इंटू क्यू रख सकते हो। आई टी की वैल्यू आई है 900, ई की वैल्यू आई है 63/2। तो 63/2 को हम क्या करते हैं, यही रख लेते हैं। 63/2 को सॉल्व कर लो तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 एक नम 2 और 2 पंचे 10, यानी 31.5। तो हो जाएगा 31.5 गुड़े आई टी की वैल्यू कितनी है? 900 अपॉन 96,500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 बचे 45, 9 एक नम 9 4 13 और 9 3 27, 27 एक 28 हो जाएगा। तो 28.965 ये आ गया। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.5875। ये आ जाएगा इतने ग्राम, है ना? इतने ग्राम कॉपर निक्षेपित हो रहा है किस पर? कैथोड पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के कॉलम का व्यास 2.0 सेंटीमीटर, लंबाई 100 सेंटीमीटर, विलयन का कॉलम का विद्युत प्रतिरोध इतना दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं पिछले में करा चुका हूँ, पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है? मैं बता देता हूँ। प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए आप रो इक्वल टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रो इक्वल टू, और रो इक्वल टू होता है RA अपॉन L। तो ए की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहां से निकलेगी, व्यास 2 है तो आर हो जाएगा कितना? 1। तो यहां से आप निकाल लेंगे 3.14 पाई की वैल्यू रखेंगे और यहां से ए निकाल लेंगे। जब रो निकल आएगा
तो आपको क्या निकालना है, चालकता निकालनी है। क्या निकालनी है, चालकता। जब आप चालकता निकालेंगे तो 1/रो होता है, चालकता इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है। इसके बाद आपको निकालना है मोलर चालकता, वो विशिष्ट चालकता थी, तो अब निकालना है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता के लिए जब कप्पा निकल आएगा तो इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम दिया गया है ना। तो मोल पर लीटर इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन दिया गया है तो इस तरीके से आप इस फार्मूले से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया है, पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। देखिए यहाँ से जेडन से जेडन टू प्लस बन रहा है और सी यू टू प्लस से सी यू बन रहा है, जबकि ई नाट किसके लिए, जेडन टू प्लस से जेडन के लिए, सी यू टू प्लस से सी यू के लिए मान क्रमशः दिया गया है। माइनस 0.76 वोल्ट और प्लस 0.34 वोल्ट दिया गया है। इसकी सांद्रता 1 मोलर है। सांद्रता दोनों की क्या है, बराबर है, दोनों आर सेल है। तो यहाँ पे देखिए जो जेडन है, जेडन का यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। याद रखना में यही बात सबसे जरूरी है, लोन से मैंने याद करने के लिए बताया था। और इसका हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ई नाट फॉर जेडन टू प्लस ऑब्लिक जेडन है वो कितना दिया गया है, माइनस 0.76 वोल्ट दिया गया है। और ई नाट सी यू टू प्लस, सी यू टू प्लस से सी यू जो बन रहा है ये दे रखी है प्लस 0.34 दे रखी है। बस यहीं पर आपको ध्यान देना पूरा का पूरा। तो दोनों की अपचयन वैल्यू दी गई है, क्योंकि सी यू टू प्लस सी यू बन रहा है, जेडन टू प्लस जेडन बन रहा है। तो जेडन का हो रहा है ऑक्सीकरण, और जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका हम निकालेंगे अपचयन में मान। तो अपचयन का मान तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हमारे पास फार्मूला होता है ई नाट सेल, सेल का हो या ईएमएफ का हो, ये होता है ई नाट कैथोड प्लस ई नाट एनोड, ये होता है। लेकिन एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम ये लिख लें, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जेडन से, जेडन टू प्लस से जेडन का हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ अपचयन की वैल्यू दी गई है ना, तो यहाँ हो जाएगा सी यू टू प्लस से सी यू। तो हमको पता है ई नाट ओपी बराबर होता है ई नाट आरपी, लेकिन वो भी किसका, माइनस का। तो आरपी की वैल्यू जब हम रखेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ई नाट सेल बराबर सी, जेडन की वैल्यू किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यानी कि ई नाट सी यू टू प्लस से सी यू माइनस, ये हो जाएगा ई नाट जेडन टू प्लस से जेडन। ठीक, तो वैल्यू पुट करते हैं। ये दिया गया है 0.34 माइनस, अब लेकिन ये माइनस में वैल्यू दी रखी है 0.76। अभी पिछले वीडियो में, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि यहाँ पहले प्लस में तो रखा था तो माइनस हो गया था, लेकिन यहाँ माइनस में खुद वैल्यू दी रखी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 0.34 प्लस 0.76 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 0, और 7 3 कितना हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो 1.1 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा ई नाट सेल। ये सेल अपक्रिया दी गई है, बस आपको समझना ये है, यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन अपचयन का मान दे रखा है, तो अपचयन में हमको लाना पड़ेगा ऑक्सीकरण के रूप में। तो ईओपी माइनस ईओपी इक्वल टू होता है माइनस ईआरपी। बस वही फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, और इसी से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरी टाइप का, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका है, 298 केल्विन ताप पर निम्नलिखित सेल के लिए नष्ट समीकरण लिखिए, और यदि उपरोक्त सेल का ईएमएफ इतना दिया गया है तो सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका सेल का नष्ट समीकरण के रूप में लिखना होगा। तो नष्ट समीकरण के लिए लिख लेते हैं, अब क्रिया दी हुई है तो नष्ट समीकरण लिख लेते हैं। नष्ट
समीकरण। नष्ट समीकरण कैसे लिखेंगे? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग बेस 10 एन आई 2 प्लस, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन एन आई से हो रहा है, अपॉन एन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ कापर है तो कापर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। सी यू क्या हो जाएगा? सी यू 2 प्लस हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट है, कंसंट्रेशन ये है। तो हमको यहाँ पता है ई नॉट जो सेल दी गई है, ईएमएफ दिया गया है इसका, है ना? ई ई सेल दिया गया है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ई सेल इक्वल टू कितना है? 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल, हमको मानक ईएमएफ की गणना करना है, माइनस 0.59 अपॉन, अब जब ये एनआई से एनआई 2 प्लस बन रहा है तो Cu2 प्लस Cu बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, अपॉन 2 हो जाएगा। लॉग बेस 10 ni2 प्लस की जो वैल्यू दी गई है, ये दी गई है लॉग बेस 10 हो जाएगा 0.01 अपॉन Cu2 प्लस की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.1 दी गई है। ठीक है, तो जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, जिसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से भाग दो, 2 दूना 4 पॉइंट लगेगा, 2 दूना 4 और 2 नौ 18, 2 पंचे 10। ये सॉल्व हो गया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी ये यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 1/10 हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू क्या होती है? लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, और 1/10 की हो जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0.59 इंटू ई नॉट सेल माइनस 0.295 इंटू -1, ये वहां पर हो जाएगा। तो 0.59 इंटू ई नॉट सेल, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.295 हो जाएगा। अब हमको पता है कि इनर सेल कैलकुलेट करना है, तो इसको उधर आके माइनस कर दो, है ना? 0.59 से 0.295 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ये वाला है, ठीक है? ई नॉट सेल से ये इधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.59 माइनस 0.295 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 0.5605, ये आ गया ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल, और वो भी किसके कहा गया है? स्टैंडर्ड यानी मानक कंडीशन पे, मानक ईएमएफ पूछा गया था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन लगेगा, और नष्ट समीकरण सही लगेगा। ये क्या है? ये नष्ट समीकरण दिया हुआ है, नष्ट समीकरण मैंने रखा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया गया है? ई सेल दिया गया है 0.59, तो ई सेल की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया, और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण एवं ईएमएफ लिखिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, ई नॉट सी यू का वैल्यू इतनी दी गई है, और ई नॉट एम जी से एम जी की वैल्यू इतनी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, नष्ट समीकरण के अनुसार लेकिन लगाना है। अब नष्ट समीकरण हम लिखेंगे सबसे पहले। नष्ट समीकरण क्या कह रहा है? नष्ट समीकरण, तो नष्ट समीकरण क्या कह रहा है? ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट। इस तरीके से आप लगाएंगे। तो ई नॉट सेल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ई नॉट ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल ये सब तो दिया रखा है। ई नॉट ऑक्सीडेशन के देख रहा है Cu2 प्लस Cu बन रहा है, Mg2 प्लस से Mg2 प्लस बन रहा है, तो यहीं पर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, घबराना नहीं है आपको। इस क्वेश्चन को देखते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, समझिए। ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट सेल निकालने के लिए हमको पता है
कि 0.34 किसका है, ये Cu से Cu2 प्लस के लिए है ना। अब यहाँ पे हमको पता है प्लस करके निकालते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अपचयन दे रखा है, यहाँ इसका भी अपचयन हो रहा है और इसका भी अपचयन हो रहा है। अगर इसका हम समीकरण लिखना चाहें तो ये होता है Mg प्लस Cu2 प्लस, ये बनाता है Mg2 प्लस प्लस Cu। तो यहाँ पे देखिए Mg यानी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका अपचयन करेंगे, यानी इसका अपचयन करेंगे, जो इसका अपचयन करेंगे तो इस माइनस में तो ये वैल्यू है ना, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा जब ई नॉट सेल निकालेंगे। तो यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ई नॉट एनोड यहाँ पे दे रखा है तो माइनस में वैल्यू रखेंगे, माइनस में वैल्यू दे रखी है तो माइनस कर देंगे तो आंसर जुड़ जाएगा दोनों। तो माइनस हो जाएगा माइनस 2.37, आगे 0.59 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर आयन क्या है, दो बन रहे हैं कि 2 हो जाएगा। लॉग बेस कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की कितनी दे रखी है, भाई मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम का दे रखा है 0.001, अपॉन में क्या रखा है, ये 0.0001 ये दे रखा है ना। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो अब हम देख लेते हैं ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, राइटिंग में नहीं, आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट फोकस करिए। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 2.71 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 10, 2 5 जा 10, लॉग बेस 10 हो जाएगा। ये यहाँ पर एक जीरो आप बढ़ा लीजिए तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग बेस 10, और लॉग बेस 10 और 10 की लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ लॉग बेस 10 की वैल्यू रख लेते हैं पूरा, तो इंटू हो जाएगा यहाँ 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.71 इंटू, यहाँ पर पॉइंट लगेगा आगे, यहाँ पॉइंट लगा होगा तो माइनस 0.295 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन अर्थल जब 2.71 से माइनस करेंगे 0.295 तो इसकी वैल्यू आएगी 2.68 वोल्ट आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा। देखिए मैं आपको नष्ट समीकरण के बेस पे बता रहा हूँ, नष्ट समीकरण ये है, नष्ट समीकरण ये क्या है, नष्ट समीकरण है। ओके, तो नष्ट समीकरण से ऑक्सीडेशन स्टेट की कंसंट्रेशन ये दे रखी है, ये देखिए, और ये रिडक्शन की ये दे रखी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, सभी बच्चे परेशान है बिल्कुल, एक बार फिर से देखिए समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक आता है। इसका जो क्वेश्चन है 0.00241 एसिटिक अम्ल की चालकता दी गई है 7.896 × 10 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी मोलर चालकता दी गई, इसकी मोलर चालकता को आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लेमडा एम, मानक लेमडा एम दिया गया है कितना, 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो इसका वियोजन स्थिरांक कैलकुलेट करना। दो चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है, मोलर चालकता सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, गिवन दैट, क्या नोट करेंगे, गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है, तो गिवन दैट, गिवन दैट क्या हो जाएगा, गिवन दैट दिया गया है कंसंट्रेशन C इक्वल टू कितना दिया है 0.00241 M दिया गया है। आगे क्या दिया गया, चालकता दी गई, चालकता मतलब कप्पा दी गई, विशिष्ट चालकता 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स दी गई, ठीक है, यहाँ पे -5 होगा, याद रखना। आगे अब आपसे कह रहा है कि आप मोलर चालकता कैलकुलेट कीजिए, मोलर चालकता को कैप एम से लिखते हैं या लेमडा एम से लिखते हैं, इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, क्योंकि मोलरता में दी गई है तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। तो कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन मोलरता कितनी दी गई है 0.00241। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है,
तो यहाँ पर हम 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। चलिए 2 जीरो मैंने बढ़ा दिया, ये पॉइंट हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो ये पूरा का पूरा ये जीरो, ये 3 जीरो, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या बचा, जब 2 जीरो आप हटा देंगे तो यहाँ पे बचा 7.89 अपॉन 241, ये बचा। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो एक बार इसको देख लेते हैं। 7.896 ये वैल्यू दी रखी है इंटू 10⁻⁻5 और 0.00241। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट ये कट जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। देखिए कहीं से भी आपको मिस्टेक हो तो तुरंत उसको सुधार लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन 0.00241। 1 2 3 4 5, अगर हम 10 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 241 हो जाएगा। और फिर ये जो है ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7896 अपॉन 241। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 3 टाइम जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 2 टाइम यानी 32.76 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32.76 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया। क्या, मोलर चालकता। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वियोजन स्थिरांक। देखिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। कंसंट्रेशन दी गई है इतने मोलर, विशिष्ट चालकता दी गई इतनी, और हमको पता है कि ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो 7.896 इंटू 10⁻⁻5, और यहाँ पर इंटू 1000 करेंगे और इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से अपॉन 0.00241, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 32.76। ये आ गया आपका मोलर चालकता। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है वियोजन स्थिरांक। क्या कैलकुलेट करना है, तीसरी दूसरी चीज क्या है इसमें, वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक कैलकुलेट करेंगे। वियोजन स्थिरांक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। सबसे पहले वियोजन स्थिरांक कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आना चाहिए, यानी के इक्वल टू एक फार्मूला होता है सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 - अल्फा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा हो जाएगा। यहाँ सी है तो सी से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। अब हमको तो कंसंट्रेशन पता है लेकिन अल्फा नहीं पता है, तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, अल्फा इक्वल टू होता है कैप सी एम अपॉन कैप नॉट एम। सी क्या है, एक सांद्रता दी है उस सांद्रता पर, और कैप नॉट एम क्या है, मानक मोला चालकता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आई थी दिए गए सांद्रता पर, तो 32 आया था 765 अपॉन इसकी वैल्यू 390 दे रखी थी, 390.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आएगा 0.0839, ये आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये दिए गए सांद्रता पर है, सांद्रता दिया गया था, और ये इन्फिनाइट भी दिया गया था, क्वेश्चन आप पढ़िए तो इन्फिनाइट भी दिया गया था मोला चालकता, तो 90.5 दे रखा था, है ना, 390, ये 390 है, 390.5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.0839 आएगा। तो हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे के अल्फा, तो के ए हो जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी रखी, 0.00241 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.
0.839, इसका आप होल स्क्वायर करेंगे। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, जब आप इसको दोनों को स्क्वायर करने के बाद अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.69 इंटू 10⁻⁵, ये आएगा पूरा के की वैल्यू। इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.69 इंटू 10⁵, ये आ जाएगी वियोजन स्थिरांक की वैल्यू। इस तरह से न्यूमेरिकल आपके आएंगे। तो ये न्यूमेरिकल स्पेशल का पूरा वीडियो था। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये इम्पोर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका पीडीएफ आपको एबीएस की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।